हाँ तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज क्यों हार गई। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय टीम आखिरी बार 2012-13 में इंग्लैंड से अपने घर में टेस्ट सीरीज हारी थी और उसके बाद से 10 साल से अधिक हो गए थे, मान के चलिए लगभग 12 साल अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। लेकिन इस बार न्यूजीलैंड ने भारत को आसानी से हरा दिया। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो उसका मुख्य कारण ये था कि अगर आप देखेंगे कि इधर 2020 के बाद या थोड़ा सा पहले अगर चलते हैं 2017-18 जो इंग्लैंड आई थी भारत दौरे पर, तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो ऊपर के बल्लेबाज हैं, जो ओपनर और 3 डाउन 4 नंबर 5 नंबर, तो उसमें से 2020 के बाद से इन लोगों का एवरेज डाउन हो गया है। जहाँ विराट कोहली का देखेंगे इस समय टेस्ट में एवरेज 33 का चल रहा है 4 साल से। चेतेश्वर पुजारा का भी एवरेज डाउन हो गया था, लेकिन इसलिए उनको टीम से बाहर कर दिया गया। अजिंक्य रहाणे का भी 2020 के बाद से फॉर्म खराब हो गया था, तो उनको भी बाहर कर दिया गया था। उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर को आजमाया गया, तो वो भी नहीं चले। उनका भी एवरेज करीब 30 के आसपास है, निकल के चले गए। और सबसे बड़ी बात अब देखते हैं केएल राहुल, जो कि 58 टेस्ट खेल चुके हैं, अभी भी उनका एवरेज 35 से नीचे का है। और इसके अलावा शुभमन गिल हैं, उनको भी लगभग 25 से 30 टेस्ट मैचों का मौका दे दिया गया है, लेकिन उनका भी एवरेज 30 के आसपास घूमता रहता है। लेकिन इतने खराब प्रदर्शन के बाद भी भारतीय टीम अपने घर में सीरीज नहीं हार रही थी। उसका मुख्य कारण था कि भारतीय टीम के जो निचले क्रम के बल्लेबाज थे, चाहे वो ऋषभ पंत हों, चाहे वो रविंद्र जडेजा हों, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, ये सब आकर के संभाल लेते थे। तो इन लोगों की जो कमी थी वो छुप जा रही थी। बस क्योंकि दर्शक हो या कोई भी हो, तो सबको जीत से मतलब होता है, तो जीत जाता है, तो क्या कमी थी उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। आप देखेंगे कि इससे पहले एक बार जयंत यादव को भी मौका दिया गया था, तो उन्होंने भी अच्छी बैटिंग करी थी। इससे पहले बार जब ऑस्ट्रेलिया आई थी भारत दौरे पर खेलने के लिए, तो एक टेस्ट ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा चुकी थी, तो लगा था कि सीरीज भारत हार जाएगी। लेकिन उस सीरीज में अक्षर पटेल ने अपने बल्लेबाजी से ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। आप देखेंगे कई बार उन्होंने एक बार 80 रन से ऊर नाबाद बनाए थे, एक बार और 80 बनाए थे, एक बार 50 मारा था। और उस पूरे सीरीज में भारतीय टीम की तरफ से जो रन बनाते थे, मतलब रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और ये रविचंद्रन अश्विन, और विकेट भी यही लेते थे लगभग। ये आप कहेंगे कि ये तीनों मतलब बैट्समैन का भी काम करते थे और बल्लेबाज का भी काम करते थे। तो इन टेलेंडरों की वजह से भारतीय टीम अपने घर में सीरीज जीत जाती थी। इसके अलावा और भारतीय टीम विदेश में भी जाती थी, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो शार्दुल ठाकुर ने भी कई 50 से लगाए हैं, वो भी अच्छी बैटिंग कर लेते थे। और तो इन सब बल्लेबाजों के प्रदर्शन के वजह से भारतीय टीम एक अच्छा खासा स्कोर बना लेती थी। तो इस वजह से जो ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज थे उनका जो केवल एक रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए, रोहित शर्मा का भी एवरेज थोड़ा अच्छा है अगर देखा जाए। अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन सब बल्लेबाजों में अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा का एवरेज इस 4 साल में अच्छा है। लेकिन रोहित के साथ दिक्कत ये है कि उनका फॉर्म लगातार नहीं रहता है। किसी टेस्ट में 150 रन का स्कोर कर देंगे तो पता चलेगा कि अगले टेस्ट मैच के दोनों इनिंग में फ्लॉप हो जाएंगे, या तो किसी में तेज तरह 70-75 रन की पारी खेल देंगे, लेकिन विकेट पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। तो इसके वजह से ये मेरे बताने का मतलब ये था कि आप देखेंगे कि अभी जो इस सीरीज से पहले बांग्लादेश की टीम आई थी भारत में खेलने के लिए, बांग्लादेश की टीम जो भारत में खेलने के लिए आई थी, तो उसमें पहले मैच में भी 150 के अंदर 6 विकेट भारत के गिर गए थे। तो वहाँ पर भी रविचंद्रन अश्विन ने शतक लगा दिया और टीम को संभाल दिया। और यही जो न्यूजीलैंड की टीम जो आई है इस सीरीज खेलने के लिए, तो इस सीरीज में ये तीनों जो टेलेंडर थे, पहले मैच में तो मान लीजिए केवल 2 ही लोग को खिलाया गया था, अश्विन को और जडेजा को, ये दोनों नहीं चल पाए, तो भारत हार गया। फिर इस टेस्ट में भी सुंदर को खिलाया गया, लेकिन उनको नीचे 9 नंबर पर बैटिंग करने भेजा गया, वो नॉट आउट रह गए थे एक तरफ से। तो ये दोनों मैचों में ये तीनों में से ना जो टेलेंडर थे और ये ना परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो और जैसे ना रोहित शर्मा का जैसे चलता था वैसे ही चल रहा था, विराट कोहली का जैसे चलता था शतक तो उनके बल्ले से निकल ही नहीं रहे हैं, केवल 50 रन।
के आसपास की इनिंग खेलते हैं। रोहित शर्मा का भी सेम हाल है। हाँ, और इधर अगर देखा जाए तो एक उम्मीद की किरण को लेकर यशस्वी जायसवाल है, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड जो आई थी खेलने के लिए, माफ़ करिएगा, इंग्लैंड की टीम आई थी, तो उसमें भी इन सबों का प्रदर्शन वही था जो बाकी के जो प्लेयर थे। उसी सीरीज के बाद से 2 मैच खिला करके श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया था, केएल राहुल को भी बाहर किया गया था। तो उसमें भी युवा बल्लेबाज जो थे मौका दिया गया था, ध्रुव जुरेल को और देवदत्त पल्लिकल ने और सरफराज, इन तीनों ने भी अच्छी पारी खेली थी। सरफराज को भी अभी अपने आपको साबित करना है, इनको भी दिखाना होगा कि हर मैच में रन बनाने के लिए ज़रूर सेंचुरी बना चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको समय देने की ज़रूरत है। युवा बल्लेबाज हैं, आगे चल के बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो अब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे कड़ा फैसला लिया गया था चेतेश्वर पुजारा पे और अजिंक्य रहाणे पर बाहर कर दिया गया था, तो आप देखेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी सेम वही सिचुएशन है, वैसे ही रन बना रहे हैं। तो अब हम मानते हैं कि बहुत मतलब इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, इन लोगों को ऐसे बाहर करना मतलब क्या करें, मतलब ना अच्छा नहीं लगेगा किसी को। लेकिन अगर टीम बनानी हो तो इन लोग की जगह पर नए बल्लेबाजों को तो मौका देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। तो आखिर बाद में हटाने से बेटर है कि चयनकर्ता अभी से इनका बैकअप जो है उन लोग को तैयार करना चालू करना चाहिए था, चालू करना चाहिए, अभी भी समय है। क्योंकि हो सकता है अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा हमको गलत साबित कर दें, लेकिन और साथ ही और केएल राहुल को और शुभमन गिल को पता नहीं क्यों बार बार मौका दिया जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सोचिए कि केएल राहुल को ओपनर खिलाया गया, फिर उनको मध्यक्रम खिलाया गया, फिर विकेट कीपर बना के सेट कर दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बंदा नहीं चल पा रहा है। वो क्या करेगा कि जब उसकी वापसी मैच आती है, एक मैच में सेंचुरी मार देगा, अब उसके दम पर 7 से 8 टेस्ट लगातार खेलता है। वहीं यहाँ लगभग शुभमन गिल की भी है, एक मैच में मारेगा उसके बाद फ्लॉप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से भारतीय टीम की सीरीज हारने का मुख्य कारण यही था कि इस बार जो नीचे के टेलेंडर थे वो अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। लेकिन आखिर कितनी बार बचाएंगे टेलेंडर, लगातार आप देखेंगे तो कई सीरीज से लगातार बचाते आ रहे थे। मुझे वो वाला चेन्नई वाला टेस्ट भी याद है, उसमें भी भारतीय टीम पहला टेस्ट में चेन्नई में हार गई थी जब जो रूट ने दोहरा शतक मारा था। लेकिन उसके बाद अगले टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन ने शतक खेला था और उन्हीं के दम पर भारत वो टेस्ट मैच जीता था। केवल अश्विन के शतक के वजह से दोनों टीमों की तरफ से कोई शतक नहीं लगा था। तो देखा जाए तो लगातार जब भी समस्या आती थी तो ये अश्विन, जडेजा और जो तीसरा जो खेलता था अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर चाहे जयंत यादव, इन सबों ने भी अच्छी बैटिंग की है। तो इन लोगों की वजह से एक काम भर स्कोर बन जाता था। तो भारतीय टीम और फिर ये दोनों अपनी बॉलिंग के दम पर भारत के पिचों पर जिता देते थे। तो इन जो ऊपर के बल्लेबाज थे इन लोगों की कमी छिपी रह जाती थी। अभी अगर यही सिचुएशन आप देखेंगे, पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने 250 के आसपास स्कोर बनाया था और भारतीय टीम लगभग 100 रन से पिछड़ गई थी। अगर यहीं थोड़ा बहुत अगर 30 रन की पारी खेल दिए होते, अश्विन और जडेजा और सुंदर 30-35 या कोई 50 बना दिया था, तो भारत न लीड के पास पहुंच गया रहता और साथ में कोई एक तो बल्लेबाज जम ही जाता है। तो मुख्य हार का कारण यही है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि आपको टेलेंडर कितने मैचों में संभालेंगे। अगर आपके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे हैं तो आप किसी भी बल्लेबाज का स्टेट उठा के देखिएगा 2030 के बाद से, चाहे विराट कोहली हो, मतलब जितने लोगों को टेस्ट मैच में मौका मिला है लगातार, विराट कोहली, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, इन सभी का फार्म ऐसे ही रहा है। तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय टीम के और हार के कारण क्या रहे हैं। आपको जो भी समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।